अभी तक आपने जितनी प्रिपरेशन की है वो एक तरफ है, और जो ये आखिरी के 2 वीक 10 दिन 12 दिन की जो तैयारी होती है यह एक तरफ होती है। लेकिन आप आखिरी के 10-12 दिन में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो फिर वो आपको बहुत नुकसानदायक साबित होगा। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी नहीं करना है इस प्रोसेस में। अगर मैं आखिरी के 12 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊं तो अभी आप लोग एक बहुत ही ओवरवेलमिंग स्टेट में होंगे, और किस तरीके से अच्छा रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज अब दें कि ना दें, ये सारे सवालों को हम एक एक करके इस सेशन में टेकअप करेंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के आखिरी दिन के 12 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। अब एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय रह नहीं गया है, वी आर वेरी क्लोज टू द एग्ज़ाम, और अब कुछ चंद दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन ये आखिरी के 12 दिन आपके बेहद ज़रूरी हैं आपकी प्रिपरेशन में। अभी तक आपने जितनी प्रिपरेशन की है वो एक तरफ है, और जो ये आखिरी के 2 वीक 10 दिन 12 दिन की जो तैयारी होती है यह एक तरफ होती है। ये आपको बेशक बहुत मदद करती है, और इसके बिना अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी की लेकिन आप आखिरी के 10-12 दिन में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो फिर वो आपको बहुत नुकसानदायक साबित होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आखिरी के 12 दिन में अपना कॉन्फिडेंस, अपना काम मेंटेन रखें। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी नहीं करना है इस प्रोसेस में। आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम वह भी ले सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बता दूं तो मैंने पिछले साल यूपीएससी में 121 रैंक हासिल की थी। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, मैंने 2 प्रीलिम्स क्लियर किया है, और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 में उसमें मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था, और जो 2022 का अटेम्प्ट था उसमें मुझे लगभग 40 मार्क्स की बढ़त मिली थी। तो पहले मेरा स्कोर 77 था और फिर मेरा स्कोर बढ़ के 117 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हुआ था। अगर मैं आखिरी के 12 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊं तो अभी आप लोग एक बहुत ही ओवरवेलमिंग स्टेट में होंगे। अभी जो आपका प्रिपरेशन होगा, आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे, आप ओवरथिंक कर रहे होंगे कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और किस तरीके से अच्छा रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज अब दें कि ना दें। तो ये सारे सवालों को हम एक एक करके इस सेशन में टेकअप करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि आपको अपना अगले 12 दिन का एक बहुत सॉलिड और सटीक प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। और अब जो आप प्लानिंग करेंगे वो आप एंड से प्लानिंग करेंगे। एंड से यानी कि अभी तक हम कैसे प्लानिंग करते थे कि अगले एक हफ्ते में हमें ये करना है, उसके अगले हफ्ते ये करना है, नहीं। अब से अगले 12 दिन की जो प्लानिंग है वो आप एग्जामिनेशन के दिन से करिए। 25 तारीख की सुबह आप क्या करेंगे, 24 तारीख को आप क्या करेंगे, 23 तारीख को आप क्या करेंगे, आपको इस हिसाब से अब अपनी प्लानिंग करनी है। एंड से जब मैं प्लानिंग कहता हूं तो मेरा मतलब यह भी है कि आप डिटेल में प्लानिंग करें कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन के आखिरी दिन पढ़ना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सबका एक रिवीजन तो अब हो ही गया होगा। अब एग्जामिनेशन नजदीक है, 1 से 2 रिवीजन आपके अभी तक कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी अब करें कि एग्जामिनेशन की सुबह आपके पास कुछ बहुत ही हाई वैल्यू कंटेंट मटेरियल रेडी हो जाए, जिसको आप एग्जाम में रिवाइज करके ले जाएं। वो आपको 25 तारीख की सुबह पढ़नी है। साथ ही साथ 24 और 23 को आपको एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का और कर लेना है, और 22 तारीख से लेके अभी तक में आप अपना एक रिवीजन और कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके 2 रिवीजन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी से लेकर के 17-18 तारीख तक और 18-19 से लेकर 22 तारीख तक आप 2 रिवीजन कर सकते हैं, और 23-24 में आखिरी रिवीजन करके 25 को एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपका सिर्फ एक रिवीजन हुआ है तो अभी से लेकर के 22 तारीख तक, 23 तारीख तक आप अपना सेकेंड रिवीजन करें, और फिर 23-24 को थर्ड रिवीजन करके 25 को एग्जाम दें। अब अगला सवाल आता है कि ये रिवीजन कैसे करें। तो जो रिवीजन की टेक्निक है वो है क्विक रिवीजन। अब वो समय गया कि आप डिटेल में घुस घुस के फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। आपको तेजी से रिवीजन करना है, नहीं तो आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। व्हेन आई से क्विक रिवीजन, मेरा मतलब है कि आपको विड्थ कवर करना है। आपका डेप्थ कवर अगर नहीं भी हो रहा है तो वो चलेगा, लेकिन आपको हर टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है समहाउ। आपको बहुत तेजी से सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके रिवाइज करने हैं। प्लस इसके साथ साथ जो बहुत ही जरूरी चीज है वो ये है कि रिवाइज करते वक्त आपको हाई वैल्यू कंटेंट अपना अलग या सेग्रीगेट कर लेना है ना। अब इसका क्या मतलब है,
लेट से अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत आप एक बार पढ़ चुके हैं या 2 बार पढ़ चुके हैं, और अगर आप उसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो अब उसमें से जो पार्ट्स का टॉपिक है, जो शेड्यूल्स है, जो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के नोट्स है, आप उसको मे भी किसी शीट में 5th और 6th शेड्यूल के बीच का जो फर्क है, आप उसको किसी शीट में अलग कर लें। ओके, जो आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उसमें स्पीशीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ साइट्स हो गए, इनको आप मैप पर ड्रॉ करके अलग कर लें। ओके, जो बजट है उसकी समरी अलग कर लें। इस तरह करके जो कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं, मैंने उनका एक लिस्ट यहां पे स्क्रीन पे दे दिया है आपको, आप इसको नोट कर सकते हैं। जो कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, जिनमें से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, आप उनको रिवीजन करने के दौरान अलग कर लें। ये फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, ये जनरली आप भूल जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो इनका बार बार रिवीजन करना जरूरी है। इसीलिए हम इसको अपने बेसिक मटेरियल में से अलग कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसको एग्जामिनेशन तक बार बार रिवाइज करते हैं। और ये जो हाई वैल्यू कंटेंट है, हम इसी को एग्जामिनेशन की सुबह पढ़ करके जाते हैं। इनको बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसे हर टॉपिक्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो अभी से लेके 22 तारीख 21 तारीख तक जो आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको ये हाई वैल्यू कंटेंट का एक सेपरेट नोट्स बना लेना है, जिसका आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। एक रिवीजन 2 रिवीजन नहीं, रिपीटेड रिवीजन करना है। और ऐसा आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर्स का कैसे करें। देखिए, करंट अफेयर्स एक इनफाइनाइट सागर के बराबर है, एक असीमित सागर के बराबर है। बहुत सारे कंटेंट उसमें है। सब कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ना संभव नहीं है, स्पेशली अगर अभी तक आपने बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो। लेकिन करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स, कल्चर का करंट अफेयर्स, इनसे पिछले कुछ सालों में सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो आप इनके जो भी आप एनुअल मैगजीन यूज कर रहे हैं, अगर आपने वहां से एक बार भी पढ़ा है, तो आप उनको दोबारा रिवाइज जरूर करें। आप उनका शॉर्ट नोट्स लेके अपने हाई वैल्यू कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, इनको आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, इनके करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे रिलेटिवली सवाल कम आते हैं अगर आप पिछले 3 से 4 साल का पेपर एनालाइज करें तो। लेकिन वहीं इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर, इन सबसे करंट अफेयर से ज्यादा सवाल बन रहे हैं, तो आपको इन्हें ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है। तो 2 चीज का ध्यान रखना है कि अब रिवीजन करते वक्त आपको हाई वैल्यू कंटेंट सेपरेट करते जाना है, रिपीटेड रिवीजन करना है, और अपनी प्लानिंग कर लेनी है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है फ्रॉम द वेरी एंड। तो एंड से लेके अभी तक की आपको प्लानिंग करनी है कि रोजाना आपको क्या पढ़ना है। एक जो मेरा विनम्र सजेशन है, स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा जो डाउट आते हैं वो ये होता है कि सर टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे। तो मेरा एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बंद कर दें। अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का टाइम नहीं है। टेस्ट सीरीज सॉल्व अभी तक आपने जितनी की वो सफिशिएंट है। आपका जितना स्कोर आए इट इज टोटली फाइन। मैं बहुत से ऐसे लोग को जानता हूं जो टेस्ट सीरीज में 100+ स्कोर करते हैं, बट उनका प्री नहीं क्लियर होता। कई ऐसे जो टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। टेस्ट सीरीज आपके परफॉर्मेंस का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। टेस्ट सीरीज से आप अपनी परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको अगर इस्तेमाल करना है तो वह सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और मेंटल मैनेजमेंट के लिए है, इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में सवाल जिस तरह से कोचिंग वाले बनाते हैं वो अलग है, और जिस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछता है वो बहुत अलग है। जनरली टेस्ट सीरीज का एक बहुत टफ स्टैंडर्ड होता है। स्टूडेंट्स को उसमें स्कोर नहीं आते, फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका मोराल गिर जाता है। तो हमें अब टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक जितनी भी टेस्ट सीरीज लगाई है, आप उसका रिवीजन भले ही कर लें, लेकिन उनको सॉल्व नहीं करना है। अब नए टेस्ट सीरीज हमें सॉल्व नहीं करने, ठीक है। दूसरी चीज ये कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स को भी बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देना है। आप अगर टेस्ट सीरीज एनालाइज कर रहे हैं तो आप बस ये देखिए कि आपने कौन से ऐसे क्वेश्चंस उसमें गलत किए जो रिवीजन एरर है। रिवीजन एरर बोले तो कि क्या आप उसके कंटेंट को अगर स्टैटिक में पढ़े होते तो क्या वो गलत होता। इनको हम रिवीजन एरर कहते हैं। ये हमें नहीं करना है। और अब से लेके जितना समय एग्जामिनेशन तक है, इसमें सिर्फ हमें रिपीटेड रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज पे हमें ध्यान देना है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयारी के डे 1 से शुरू कर रहे हैं। अब जो समय आपके पास सीमित बचा है, उसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसमें आपको ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, स्पेशली इन 3 साल का, 2022, 2023, 2024। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। जब मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया तो मैंने 2021, 20, 19 इनके प्रीवियस ईयर को बार बार सॉल्व किया,
और जिस दिन मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम था उस दिन भी सुबह मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गया, ईयर वाइज, और ये मुझे काफी हेल्प किया एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स का एज देने में। तो अभी आपको 2022, 2023, 2024 इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ईयर वाइज बार बार सॉल्व करना है। उसमें वह सवाल जो कि आपके किसी तरह का लॉजिकल गेसिंग यूज करते हैं, वह सवाल जिसमें आप लॉजिकल गेसिंग लगा रहे हैं, आप उन सवाल को हाईलाइट कर लीजिए, उन सवाल को हाईलाइट कर लीजिए 2022, 23 और 24 में। और जो सवाल में आप लॉजिकल गेसिंग या किसी तरह का कॉमन सेंस लगा रहे हैं, आप जो कि आपके नॉलेज से हट के है, आप उन सवालों को बार बार रिवाइज करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जिन सवालों में आप लॉजिकल गेसिंग लगा रहे हैं उन सवालों को बार बार रिवाइज करना है। आप हो सकता है सवाल लगाते वक्त सोचें कि सर ये तो हम पहले ही लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फिर लगाइए। हमारा गेम ये नहीं कि सवाल सही या करना है या गलत करना है, हमारा गेम ये है कि हमें यूपीएससी की साइकोलॉजी को समझना है कि सवाल बनाते किस तरीके से हैं। समस्या ये होती है कि स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज इतना सॉल्व कर लेते हैं कि उनके अंदर एक टेस्ट सीरीज का बायस आ जाता है। टेस्ट सीरीज का पूछने का पैटर्न अपना है, फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी का वो पैटर्न नहीं है। तो अब टेस्ट सीरीज छोड़ के आपको 22, 23, 24 के सवाल बार बार लगाने हैं ताकि आप यूपीएससी के पैटर्न से बहुत ज्यादा एक्लिमेटाइज हो जाए, उसके पूछने के तरीके को अपने अंदर आत्मसात कर ले। और ये आपको बहुत काम आएगा 2025 के पेपर में, जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे। कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 लगेगा कि ए डी नहीं है, बी सी सही है। बी सी में से जो सही आंसर है, अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाए होंगे, तो आपको कॉन्शियस कॉल लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरा एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बहुत अंडर स्टेटेड है, आप 22, 23, 24 के सवाल को बार बार सॉल्व करें, रिपीटेड सॉल्व करें। इसमें जो लॉजिकल गेसिंग जहां लग रही है आप उसे हाईलाइट कर लें, सर्कल कर लें और उन सवालों को बार बार देखें। ऐसे 40-50 सवाल सेलेक्ट कर लें जो तीनों साल में मिला के लॉजिकल गेसिंग से पूछे गए हैं, और उन 40-50 सवालों को आप 25 तारीख की सुबह भी लगा के जाएं, उनको पलट के जाएं। आप देखिएगा आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जामिनेशन निकालने में मदद करेगा। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के एक मार्केट में जिसको कहते हैं पैनिक बना हुआ है। एक स्लाइड जो ये कोट मैं बहुत ही ज्यादा अपने व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखा था अपने प्रिपरेशन के दौरान, प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज। यहां पे आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, बट कॉन्फिडेंस, एप्टीट्यूड एंड एफिशिएंट गेसवर्क्स। यूपीएससी आपका नॉलेज सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ नॉलेज का टेस्ट होता तो शायद मेरा भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। ये आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में आप कॉमन सेंस लगा रहे हैं ज्यादातर सवालों में, क्योंकि आपको 100 में से सिर्फ 30-35 सवाल आते हैं। 10-15 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, और बाकी के जो 40-50 सवाल हैं उसमें आप कॉमन सेंस लगा रहे हैं, लॉजिकल गेसवर्क लगा रहे हैं। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेके अपने ऊपर, कि मैं जो गेसवर्क मार रहा हूं, जो मैं गेस लगा रहा हूं, वो सही है। कुछ एफिशिएंट गेसवर्क टेक्निक्स हैं जिनका मैंने कोर्स लिया था। आप चाहें तो आप उसके पीपीटी या स्लाइड्स देख सकते हैं और वहां से आप इन गेसवर्क टेक्निक्स को रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत काम आती हैं। जनरली हम इनको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। इसके बिना आपको कम से कम 10-15 मार्क्स का प्रीलिम्स में नुकसान होगा। आप प्लीज एक बार ये स्लाइड जरूर देखें कि एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज कैसे करते हैं। उनको रियल पीवाईक्यूज में आप 22, 23, 24 में लगा के एक बार टेस्ट आउट अभी कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड यानी कि पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स से अगर आपका जीएस का पेपर है तो मेरा ये अप्रोच होता था कि जीएस के पेपर को 3 आइटरेशंस में सॉल्व करें। 3 आइटरेशंस में सॉल्व करें, यानी कि जो पहला आइटरेशन है, जो फर्स्ट आइटरेशन है, वो 1 घंटे का होगा, जिसमें आपको वो क्वेश्चंस मार्क करने हैं जो आप 100% श्योर हो, और आपको वहीं ओएमआर में मार्क करने हैं। आपको 1 आवर में 100 के 100 क्वेश्चंस को रीड कर लेना है और वो क्वेश्चंस मार्क करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो। ये मुश्किल है करना, इसीलिए आपको काफी मन को कड़ा करके अपने आप को पुश करके करना होगा। देन अगले 40 मिनट में आपको सेकंड आइटरेशन करना है। इसमें आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हो, तो आप इसमें सेकंड आइटरेशन करेंगे। और फिर आखिरी के 15 मिनट में आप थर्ड आइटरेशन करेंगे, जिसमें जो सवाल बचे हैं आप उनको मार्क करेंगे। ये क्यों हम इस तरीके से करते हैं? बेसिक साइकोलॉजी है। कई बार फर्स्ट आइटरेशन आप कोई सवाल पढ़ेंगे, आप कंसेप्ट रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ठीक है मैं 3 मिनट और दे देता हूं, मुझे याद आ जाएगा, बट वो याद नहीं आएगा। ब्रेन हमारा बहुत ही स्मार्टली फंक्शन करता है।
बाय द टाइम आप बाकी क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, समहाउ ब्रेन अनकॉन्शियसली उस सवाल को सॉल्व करता रहता है, और जब आप थर्ड आइटरेशन में उस सवाल पर दोबारा जाते हैं तो आपको वो सवाल का कंसेप्ट याद आ जाता है। ये एक मैजिकल टेक्निक है प्रीलिम्स में अपना मैक्सिमा देने का, अपना स्कोर एनहेंस करने का। 3 आइटरेशन में आपको टोटल पेपर को सॉल्व करना है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आप इन तीनों आइटरेशन में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपको यह नहीं सोचना है कि पेपर कैसा जा रहा है। आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है कि बहुत खराब जा रहा है, जिसको हम कहते हैं स्टोइक मेंटालिटी। स्टोइक मेंटालिटी, स्टोइक मेंटालिटी यानी कि आप सोच नहीं रहे क्या हो रहा है, आपका गोल सिर्फ एक है, हमें अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। आपका ये गोल नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है कि बुरा जा रहा है, वो पेपर देने के बाद सोचा जाएगा। आप पूरे तरीके से पेपर में लगे हुए हैं कि मुझे पेपर में ये 3 आइटरेशन कंप्लीट करने हैं। और आप प्लीज मेरी बात बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आप ये सब सोचने में अपना समय लगाएंगे पेपर कैसा जा रहा है, तो आप ये कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही कड़े मन से आपको इस 3 आइटरेशन की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है विदाउट थिंकिंग कि पेपर आपका कैसा जा रहा है। अभी से अगले 12 दिन के लिए एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेच करना है, आपको डिस्कंफर्ट को चेज करना है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है अपना पढ़ाई का तरीका, देन इट्स गुड, चेज डिस्कंफर्ट। ज्यादा मेहनत का कोई भी काम, आप चाहे जिम जाएं, आप चाहे कोई भी मेहनत का काम करें, यू चेज डिस्कंफर्ट। लेकिन डिस्कंफर्ट से ग्रोथ आती है, ग्रोथ कंफर्ट जोन में रह के नहीं आती है। सो यू हैव टू चेज डिस्कंफर्ट, यू हैव टू स्टार्ट लाइकिंग इट। और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेच करना है, यानी कि आप अगर मान लीजिए 4 सेशंस पढ़ रहे हैं तो आप आधी घंटे अपने हर एक सेशन को बढ़ाएं। आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने डिलीवरेबल्स को इंक्रीज करें, तभी आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे। इस दौरान जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका मेंटल मैनेजमेंट। विदाउट मेंटल मैनेजमेंट आगे के 12-13 दिन आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रीलिम्स इज अ वेरी हाई प्रेशर फिनोमिना, हाई प्रेशर एग्जाम, वेरी हाई प्रेशर एग्जाम। अब ये मेंटल मैनेजमेंट कैसे करना है मैं इस पे कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंटल मैनेजमेंट में 2 एंगल्स हैं, एक है बिफोर एग्जाम यानी कि अभी से लेके अगले 12 दिन तक, और एक है ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, अब पहले आते हैं बिफोर एग्जाम। अब अगर आप बिफोर एग्जाम स्ट्रैटेजी देखें तो आपको मोटा मोटी इस चीज का मेन ध्यान रखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में रखें। तो आपके पास एक प्लान है, आपके पास एक डेली प्लान है जो आपने बनाया हुआ है कि मुझे इसे प्लान एग्जीक्यूट करना है। आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको अपने एफर्ट्स को स्ट्रेच करना है, आपको अपने एफर्ट्स को स्ट्रेच करना है। जब आप ये दोनों करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 चीजें होंगी। आपको अलग अलग थॉट्स आएंगे और आपको थॉट कंट्रोल करना है। मेजरली 3 तरह के थॉट आते हैं, ये तीनों थॉट्स आपको कंट्रोल करना है। पहला थॉट आता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी, मेरा कैसे क्लियर होगा, इतने लोग बैठते हैं एग्जामिनेशन में, मेरा क्यों क्लियर होगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छी है, मेरा क्लियर भी हो जाएगा तो मेरी मेंस की प्रिपरेशन नहीं अच्छी। इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो आपके प्रिपरेशन को डिरेल कर देंगे। जब कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है अपने ब्रेन में, उसको रोकना है और पढ़ाई में लग जाना है। विद इन 15 मिनट्स वो थॉट चला जाएगा, विद इन 15 मिनट्स वो थॉट चला जाएगा। अगला है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब पे आप खोले कोई लेक्चर देखने के लिए और 1 घंटे लगा दिए रील देखने में, डिस्ट्रैक्ट हो गए। जब कभी भी आप देखिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप उसे कट करिए, अलमारी में फोन रखिए, पूरे दिन स्विच ऑफ मोड पे रखिए, कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। अगर आप थोड़े समय के लिए बहुत सेल्फिश हो जाइए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने एग्जाम के बारे में सोचिए, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। घर में समस्या चल रही है, मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए सिर्फ, क्योंकि अगले 11-12 दिन आपको किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए जो आपको इफेक्ट करे। आपको, जिसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टोइक मेंटालिटी के साथ अपने आप को इस प्रोसेस में जोड़ के रखना है। एंड थर्ड इज ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार आपकी तैयारी जब बहुत अच्छी होती है तो एंड में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है
कि हाँ मेरा तो निकल ही जाएगा, ये भी आपको अवॉइड करना है। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। आपको किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस क्रीपिंग नहीं करना है। आप देखेंगे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपका मन कमजोर हो जाएगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप अलग अलग चीजें सोचने लगेंगे और फिर आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। तो ये तीनों तरह के थॉट्स जब आप प्लान और एफर्ट को मिलाएंगे तो आएंगे, और इन तीनों तरह के थॉट्स जब भी आए आप उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको अवॉइड करिए एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। आप देखिएगा विद इन 15 to 20 मिनट्स ये थॉट्स चले जाएंगे। इस तरीके से आपको अपना मेंटल मैनेजमेंट अभी से लेके एग्जामिनेशन वाले दिन तक करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते कम है, सोचते ज्यादा है कि क्या पढ़ना है। अब समय है एक्शन का, थिंकिंग का समय नहीं है। थिंकिंग का समय बीत गया, अब थिंकिंग से फायदा नहीं, अब सिर्फ एक्शन का समय है। तो फोकस ओनली ऑन एक्शंस, नॉट ऑन थिंकिंग। ओके, अब आता है दूसरा, ड्यूरिंग द एग्जाम। ड्यूरिंग द एग्जाम भी बहुत स्ट्रेस रहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही होगी तो डिस्टर्बेंस होगा, एग्जामिनेशन हॉल में लड़खड़ाती हुई टेबल मिल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपके मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने की जरूरत है। इसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, ये माइकल फेल्प्स का मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, 10 मिनट का है, आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे, माइकल फेल्प्स विजुअलाइजेशन। ओलंपिक विनर है माइकल फेल्प्स स्विमिंग में। ये कहते थे कि जो कंपटीशन का डे है मैं उसको रोज विजुअलाइज करता था 5 मिनट, ज्यादा देर नहीं करना, 5 मिनट, कि मैं जा रहा हूं एग्जामिनेशन सेंटर, मैं एग्जामिनेशन सेंटर एंटर कर रहा हूं, वहां जाके बैठ रहा हूं, वहां हेड डाउन कर रहा हूं, फिर मुझे पेपर मिल रहा है, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, पेपर सॉल्व करते वक्त ये चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर पेपर लौट के मैं लौट रहा हूं। इसको वो रोज विजुअलाइज करते थे और सोचते थे कि क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, सो व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ यू हैव टू अवॉइड इट। ये दोनों चीज फेल्प्स सोचते थे और यही चीज मैंने भी अपने दोनों प्रीलिम्स में की कि एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले से आप सोचें कि आप एग्जामिनेशन वाले दिन क्या क्या करेंगे और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो किसी भी तरह का आपको जब उस दिन स्ट्रेस आएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा मैंने तो उसके बारे में पहले से सोचा हुआ था। एग्जामिनर जो है वहां पे रूड हो रहे हैं, आप पहले से सोच के रखो, हल्ला हो रहा है आप सोच के रखो, गर्मी लगेगी आप सोच के रखो। और यहां पे आपको लगाना है व्हाट आई कॉल अ फिलॉसफी दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। वो हर चीज जो गलत हो सकती है वो गलत हो जाएगी, आपको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। कोई भी चीज जो गलत हो सकती है आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आप देखिएगा आपके अंदर एक अनपैरेलल्ड एनर्जी आ जाएगी क्योंकि आपको लगेगा कि यू कैन टैकल एनीथिंग और आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा अपने आप हो जाएगा, आप उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे मेंटली। और फिर उसके बाद किसी भी तरह की समस्या आए, एग्जामिनेशन का पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, आपका ओएमआर में कुछ इश्यू हो जाए, आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे क्योंकि यू बिलीव इन मर्फीज लॉ, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एंड देन यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली। ये तीनों टेक्निक्स, ये कुछ चीजें थे जिससे आप अपना मेंटल मैनेजमेंट बहुत मजबूत कर सकते हैं। आप देखिएगा यू विल बिकम एज हार्ड एज रॉक मेंटली। आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, आपका काम करने का तरीका भी इंप्रूव हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमा डिलीवर करके आ पाएंगे। अब अगला सवाल आता है कि सर सीसैट को लेके बहुत घबराहट हो रही है। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सीसैट यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में कठिन किया है। 2023 का जो सीसैट का पेपर था वो बहुत टफ था, 2024 में रिलेटिवली आसान था, 2022 का सीसैट भी टफ था। तो कहीं ना कहीं सीसैट से स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी सीसैट की एक ठीक ठाक बेसिक प्रिपरेशन भी है तो आपका सीसैट रुकेगा नहीं। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन की हुई है सीसैट की अच्छे से, आपका सीसैट रुकेगा नहीं। अब सीसैट में मैं कुछ चीजों पे बात कर लेता हूं। सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो सीसैट में आरसी है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि आरसी में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। आरसी सिंपल भी होते हैं, 28 आरसी टोटल आते हैं और इनको प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आरसी की क्लास अटेंड की है तो आप जानते होंगे कि आरसी में क्या क्या टेक्निक्स लगती हैं। नहीं की आपको शॉर्ट में करना, आप यूट्यूब पे टाइप करिए आरसी लेक्चर, कोई भी 1 घंटे का आप लेक्चर देख लें, आपको आरसी के कुछ टेक्निक समझ में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024, 23, 22 के आरसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरसी में भी अपनी एक एलिमिनेशन टेक्निक लगती है, वो हम यहां कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको मालूम होनी चाहिए।
इसकी कुछ टेक्निक होती है, जैसे जब पैसेज पढ़ें, पैसेज पढ़ने के पहले आप सवाल पढ़ें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पैसेज में क्या पूछना चाह रहा है। फिर जब आप सवाल पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज पढ़ रहे हैं तो फिर आप जब उस पैसेज में उस सवाल से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट लिंक हो तो फिर आप वहीं रुक जाए, उसको अंडरलाइन कर लें। अब देखिएगा इससे आपका काफी समय बचेगा। आरसी में लगभग 28 सवाल आते हैं, 28 में से आप कम से कम 24-25 अटेम्प्ट करें और इस 24-25 में कम से कम 20-21 सही करें। आराम से इतने सवाल आपके सही हो सकते हैं, मेजर स्कोर को आपको बूस्ट देगा आरसी। ठीक है, अब अगला आता है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग अगर आपका ठीक है, अगर आपका एक 12वीं तक 10वीं तक आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको पीडब्ल्यू का ही एक फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगा। सीसैट का पतला सा फॉर्मूला बुकलेट है, आप मार्केट से ले सकते हैं या आई थिंक टेलीग्राम चैनल या साइट पे आपको शायद मिल जाए। पीडब्ल्यू का फॉर्मूला बुकलेट 50-60 पेज का होता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, उनके 2-3 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ लें बस। और आप इसको अपने साथ रख लें, जो जीएस और सीसैट के पेपर के बीच का 2 घंटा है उसमें लंच करने के साथ साथ आप इस बुकलेट को रिवाइज कर लें, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपका मैथ्स कमजोर है, अगर आपका रीजनिंग कमजोर है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पहले से सीसैट के क्लासेस या तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका ये अभी तक तैयार हो चुका होगा और आपने कोई नोट्स या कुछ बना चुके होंगे आप। अगर आपका मजबूत है तो आप पीडब्ल्यू के फॉर्मूला बुकलेट से भी इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं इसके तो फिर क्लासेस में आप इसे जरूर कवर किए होंगे, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। बट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है वो है कौन से सवाल को आप छोड़ के आ रहे हैं सीसैट में, कौन से सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी है कि कौन से सवालों को आप छोड़ के सीसैट में आ रहे हैं। ओके, मेरा ये अप्रोच होता था कि जब 1 से 80 सवाल आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसमें आप 1 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं। अगर आप उसमें 1 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं, आप उस सवाल को सर्कल करें, आगे बढ़ जाएं, भले ही वो आसान सवाल हो, आप उसमें सेकेंड रीडिंग में वापस आ जाएं, लेकिन आप उसमें 1 मिनट से ज्यादा समय ना दें, क्योंकि ज्यादातर क्वांट और रीजनिंग के सवाल में स्टूडेंट्स शुरू में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर एंड में जब उनका कई सारे क्वेश्चन या तो छूट जाते हैं या तो कई सारे आसान क्वेश्चन जो वो सेकेंड रीडिंग के लिए रखे रहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। दूसरी चीज, सीसैट में आपको पेपर 2 आइटरेशंस में करना है। जैसे जीएस में 3 आइटरेशन थे, सीसैट में 2 आइटरेशन है। एक जो फर्स्ट आइटरेशन है वो आप 1 घंटे 40 मिनट में कर सकते हैं। इसमें आप सारे सवाल पढ़ेंगे, सारे पैसेजेस पढ़ेंगे, उनको रीड करने की कोशिश करेंगे। जो सेकेंड आइटरेशन है वो 20 मिनट का है, जिसमें जो सवाल आपने सर्कल किए हैं, जो छोड़े हैं, आप उनको एक बार दोबारा देखेंगे। तो एक आपका होगा 1 घंटे 40 मिनट का और एक आइटरेशन होगा आपका 20 मिनट का। अगर आप 2 आइटरेशन में सीसैट नहीं कर रहे हैं तो फिर अगेन आपको इसका काफी नुकसान होगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्वांट और रीजनिंग के कई सवाल जो फर्स्ट आइटरेशन में नहीं होते थे, जब आप उसको सेकंड आइटरेशन में सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। और क्वांट और रीजनिंग में आपको परफेक्शन नहीं अचीव करना है कि आप एकदम डिटेल में जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ें, नो, आपको एक बेसिक तैयारी करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सिलोजिज्म, डेट एंड टाइम, क्लॉक, लीनियर अलजेब्रा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये जो बेसिक सवाल हैं आप इनको अच्छे से कर लें, इनको अच्छे से तैयार कर लें। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी बहुत ही पैथेटिक हैंड राइटिंग है, बट इन टॉपिक्स को आप काफी अच्छे से तैयार कर लें। इसमें से आपके कई सवाल आराम से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल एग्जामिनेशन में नहीं हो रहा है तो उदास नहीं होना, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ना है। गेम है पेपर कंप्लीट करने का। अगर आप सीसैट का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आपका रुकेगा। अगर आप इसको इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आपका सीसैट रुकेगा। आपका बहुत आराम से सीसैट निकल जाएगा। आपने बेसिक मैथ्स रीजनिंग तैयार किया है, आरसी में आपने ये अप्रोच फॉलो किया है और कुछ बेसिक टॉपिक्स को अच्छे से थोड़ा पढ़ के चले जाए, आपका बहुत आराम से सीसैट निकल जाएगा। 2 चीज का ध्यान रखना है, एक कि 2 आइटरेशन में सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जाना है। पीडब्ल्यू का जो फॉर्मूला बुकलेट आप इसको अपने साथ लेके जाइए और जीएस सीसैट के पेपर के बीच में पढ़िए। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जीएस सीसैट के बीच में बैठ के जीएस के सवाल चेक करने लगते हैं कि जीएस में कितना सही हुआ। वो गलती नहीं करना है आपको। आप जीएस का पेपर बैग में डाल दीजिए, घर वालों को बोल दीजिए कि हम अभी सीसैट के बाद कॉल करेंगे, आप अपना लंच करते करते सीसैट रिवाइज करिए। अपने ब्रेन को इंगेज रखिए, अपने ब्रेन को इंगेज रखिए।
इसमें कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर कैसे पहले क्वांट सारा अटेंड कर लेना चाहिए कि पहले आरसी सारा अटेंड कर लेना चाहिए। जनरल इसमें जो ट्रेंड है वो ये है कि आप फ्लो में चलें, जैसा यूपीएससी का फ्लो है 1 to 80 आपका, जब जहां आरसी आ रहा है आरसी करें, जहां क्वांट आ रहा है क्वांट करें। मेरा अप्रोच था कि मैं पहले बाद में इसको इस तरह से बाइफरकेट नहीं करता था, जैसा पैटर्न है वैसे करता था, क्योंकि अगर आप सिर्फ आरसी कर रहे हैं, आप देखिएगा 5-6 आरसी के सवाल करने के बाद ब्रेन आरसी से सैचुरेट हो जाएगा, फिर आप उसको पुश कर रहे होंगे कि आरसी करें। लेकिन आप वहीं 4 आरसी करें, 4 क्वांट करें, 4 रीजनिंग करें, जैसा यूपीएससी के पैटर्न में एज इट इज आ रहा है ऑर्डर में, तो आप देखिएगा ब्रेन को डाइवर्सिटी मिल रही है। पहले आरसी किया, फिर क्वांट किया, फिर रीजनिंग किया, फिर आरसी पे गए, तो वो उस हिसाब से आपका ब्रेन इंगेज रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से जो ऑर्डर है यूपीएससी का, आप उसको उसी ऑर्डर में सॉल्व करें। अगर आप इतना कर रहे हैं तो सीसेट मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ सवाल थे स्टूडेंट्स के, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। शुड वी कवर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स नाउ, तो क्या बचे हुए टॉपिक्स अभी कवर करने चाहिए? इसका जवाब है कि अगर इंपॉर्टेंट है कोई टॉपिक, अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तब तो आप उसको करें, अदरवाइज आप उसको छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट है क्या नए रिसोर्सेस पढ़ने चाहिए? नो, अ बिग नो। अब वो समय नहीं है कि आप नए रिसोर्सेस तैयार करें। अब आपके पास जो आपने पुराने रिसोर्सेस पढ़े, आपको उसी के रिवीजन करने हैं। शुड वी अटेम्प्ट मोर मॉक टेस्ट? नो, नाउ इज द टाइम कि आप मॉक टेस्ट देना रोक दें, छोड़ दें। What will be the safe number of attempts in test paper or should it be decided on the exam day itself? मेरा जो फॉर्मूला होता था 85 to 95 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ टफनेस। अगर पेपर बहुत टफ है तो अराउंड 85, अगर पेपर डुएबल है, आसान है, तो अराउंड 95। इससे ज्यादा इज नॉट हेल्दी, इससे कम इज नॉट सजेस्टेड। 2023 का पेपर बहुत टफ था, मैंने उसमें 88 किए थे। 2024 का पेपर रिलेटिवली इजी था, तो मैंने उसमें 95 कर दिए थे। हाउ टू हैंडल एंजाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड? एंजाइटी का मैंने ऑलरेडी मेंटल मैनेजमेंट आपको बताया, लेकिन अगर आप काफी एंशियस हो रहे हैं तो आप जर्नलिंग करें, बहुत बहुत मदद मिलेगी। जर्नलिंग, आप रोज डायरी लिखें, उसमें अपने मन को साफ कर दें, उसमें जो भी आप सोच रहे हो उसे लिख दें। आधी घंटे आप जर्नलिंग कर लें, आपका मन हल्का हो जाएगा। इसके साथ साथ आप रोज माइंडफुलनेस सुबह 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने योगा मैट या अपने बेड पे बैठ के कुछ मिनट्स शांत रहने, बिना कुछ सोचे माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कर लें। और जो भी आलतू फालतू थॉट्स आ रहे हैं, आप प्लीज उनको अवॉइड करें। आप देखिएगा कि आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये है आखिरी के 12 दिन की स्ट्रैटेजी आपके। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वी कैन टेक, एल्स वी कैन एंड द सेशन।